दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हमारे देश में बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले एसआईआर को निर्वाचन आयोग ने इंट्रोड्यूस किया है। 12 राज्यों में अब होने जा रहा है, लेकिन ये जो चुनाव चल रहा है एसआईआर के बाद, ये भारत के इतिहास में पहला चुनाव है। एसआईआर में बहुत सारी बातें कही गई थी कि इन कारणों से एसआईआर लाया गया है। उसमें एक बहुत प्रमुख कारण बताया गया था कि बिहार में और सीमावर्ती जो अन्य राज्य हैं वहां पर विदेशी घुसपैठिए बहुत आ गए हैं। और विदेशी घुसपैठियों की जब बात होती है तो ज्यादातर विदेशी मुस्लिम घुसपैठियों की बात होती है। उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे प्रमुखता से उनका नाम लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अजीब दास्तां है कि एसआईआर की रिपोर्ट आ गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सारे डिटेल्स हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि सरकार के पास भी होंगे, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि भाई बिहार में कितने विदेशी घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, मुस्लिम हैं। ये क्यों नहीं बता दे रही है? लेकिन ये सब नहीं बता रही है, कोई डिटेल नहीं दे रही है, कोई फैक्ट्स नहीं दे रही है, लेकिन भाषण दे रही है सरकार। हर रोज भाषण दे रही है। एसआईआर जब शुरू हुआ था तब भाषण दे रही थी, एसआईआर की रिपोर्ट जब आ गई, चुनाव जब हो रहा है, पहला चरण बीत चुका है मतदान का, तो दूसरे चरण से पहले भी हो रहा है। अब आज ही मैं सुन रहा था, मैं बहुत कम टेलीविजन सुनता हूं, लेकिन टेलीविजन पर आज इसलिए सुना कि भाई देखें आज का शेड्यूल, आज क्या क्या हो रहा है बिहार में। तो उसमें सुनाई पड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं अपने एक भाषण में, बिहार के किसी क्षेत्र में, संभवतः उसी एरिया में, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं, ये आपके बच्चों का हक छीन लेते हैं घुसपैठिए, घुसपैठियों को बचाने में जुटी है आरजेडी कांग्रेस। आपका एक वोट ही घुसपैठियों को भगाएगा, आपका एक वोट ही घुसपैठियों को भगाएगा। घुसपैठिए भारत की एकता और जनसांख्यिकी संतुलन के लिए खतरा है, घुसपैठिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। और प्रधानमंत्री के बाद उनके जो गृह मंत्री हैं श्रीमान अमित शाह जी, वो कह रहे हैं घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं घुसपैठ बड़ी समस्या है, देश से बाहर इनको निकालेंगे। राहुल और तेजस्वी घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहते हैं सीमांचल को। घुसपैठिए हैं, पर कितनों को बाहर किया जनाब आपने, कितनों को? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। अब मैं इसके पहले कि मैं अपने आज के खास मेहमान से बातचीत शुरू करूं, उसके पहले एक आंकड़ा मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। 2005 से 2013 के बीच में भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जो थे वो 88,792 अवैध घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए थे। 2014 से 2017 के बीच में 1822 किए गए, ये सरकारी आंकड़ा है। 2005 से 2013 के बीच में यूपीए की सरकार थी। जब एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार आई, 2014 से 2017 के बीच में कुल 1822 घुसपैठिए बाहर किए गए। एक मेरे पास और भी डेटा है, एक हर साल के भी। तो घुसपैठिए भगाने की जो संख्या है, यानी उनको डिपोर्ट करने की, डिटेक्ट करके, वो संख्या लगातार गिरती गई है एनडीए रिजिम में। जबकि एनडीए के नेता चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है और सीमांचल की तो यही समस्या ही है, इसी के कारण सीमांचल में सारी बदहाली है। लेकिन वो कोई संख्या नहीं बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों संख्या हमारे पास है, और हमारे पास शासन प्रशासन की है। एसआईआर कराने के बाद जो संख्या आई है सामने, वो न तो प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं, ना गृह मंत्री अमित शाह बता रहे हैं, लेकिन किशनगंज और अररिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो इसी सरकार की लोकल सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है प्रशासन की, उसके चीफ हैं, ये बता रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ ही दिन पहले एक बहुत अच्छी रिपोर्ट छापी थी, और उस पत्रकार ने संजीव के झा
ये रिपोर्टर हैं किशनगंज से, इन्होंने लिखा है, बहुत मेहनत करके एसआईआर की सारी डिटेल्स दी है। और उन्होंने किशनगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर विशाल राज से बात की और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि नो वोटर ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन ओरिजिन वाज इवेंचुअली फाउंड, यानी विदेशी मूल का कोई भी, विदेशी पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध है, ऐसा कोई वोटर हमारे यहां नहीं है, नहीं पाया गया। और डिटेल जो बात हुई उसमें पता चला कि अररिया हो या किशनगंज हो, इस इलाके में एसआईआर के दौरान सस्पेक्टेड लोग कुछ पकड़े बने, चिन्हित किए गए कि भाई ये ऐसा हो सकता है कि इनके पास कोई समस्या हो सकता है कि यहाँ के नागरिक न हो, बाहर से आए हों। उन सबको इन लोगों ने बकायदे नोटिस थमाया और उन लोगों ने समय लेकर इनके सारे सवालों का जवाब दिया कि कैसे हम भारतीय ही हैं, हम कहीं से आए नहीं हैं, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे प्रमाण हैं। और उन प्रमाणों के बाद प्रशासन ने मान लिया और उनको भारतीय नागरिक के तौर पे मान्यता दी और फिर एसआईआर में उनका नाम आ गया, उनका मतदाता सूची में नाम भी आ गया। अररिया के जो डीएम साहब हैं अनिल कुमार जी, उन्होंने भी यही बात कही है और उन्होंने कहा कि हमने 1,04,000 कुल नाम जो है डिलीट किए, लेकिन ये जो नाम है एब्सेंट, जो एब्सेंटी लोग हैं वे हैं, जो शिफ्ट कर गए हैं कहीं वे लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनका निधन हो गया। लेकिन इसमें विदेशी घुसपैठ, खासकर मुस्लिम घुसपैठ या कोई नहीं है। सो किशनगंज अररिया जो सीमांचल के सबसे संवेदनशील माने जाते हैं क्षेत्र और जिनके बारे में कहा जाता है कि घुसपैठ ये सारे यही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूपीए रिजीम में और बाकी के एनडीए रिजीम में घुसपैठिए जो थे, जो चिन्हित किए गए थे, उनको वाकई हटाया जा चुका है और एसआईआर ने साबित कर दिया कि अब किशनगंज अररिया में कोई घुसपैठिया मुस्लिम नहीं है। और अगर है तो ये एसआईआर की कमजोरी है, ये निर्वाचन आयोग की कमजोरी है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे जो राजनेता हैं और वह भी सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग, जो बात सही नहीं है उसको सत्य बताते हुए, उसको फैक्ट्स के रूप में पेंट करते हुए क्यों देश की जनता के सामने और खासकर बिहार के मतदाताओं के सामने क्यों बार बार ये विषय उठा रहे हैं, क्या मकसद है? और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है आशीष रंजन को। आशीष रंजन सीमांचल के इलाके में लोगों के बीच काम करते हैं और वो एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है NAPM, ये उसके राष्ट्रीय संयोजक मंडल के सदस्य हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बहुत सारे विषयों पर काम करते हैं इस इलाके में। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, और पहली बार आए हैं इसलिए आपका और भी स्वागत है। शुक्रिया। हम आशीष जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है कि किशनगंज के डीएम, अररिया के डीएम, ये सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं अब है। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय मंत्री आज भी बोल रहे थे सीमांचल के अलग अलग हलकों में या और दूसरी जगहों पर कि ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, सीमांचल की यही बड़ी समस्या है, इससे हक मार जाते हैं, हमारे बच्चों का हक मार रहे हैं, हमारे बिहार के लोगों के। ये दरिया दिली जो दिखा रहे हैं बिहार वालों पर, आखिर ये क्या इसका मतलब है? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए उर्मिलेश जी। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और आपने भी आंकड़ों से बताया है कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल रहे हैं वो जिला कलेक्टर, जो 2 जिलों के जिला कलेक्टर से बात हुई है हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर की, उन्होंने उनकी बात की पुष्टि नहीं की। तो ये तो कयास ही लगाया जा सकता है कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री असत्य क्यों बोल रहे हैं। उनके पास सभी संसाधन हैं, उनके पास उनके कर्मचारी हैं, बड़े-बड़े अफसर हैं, उनके पास उनकी पार्टी है, जिनका हक बनता था कि एसआईआर के दौरान वो चिन्हित कर पाते या शिकायत ही दर्ज कर पाते कि अमुक इलाके में
घुसपैठी पाए गए और उनके खिलाफ वोटर लिस्ट में वो फॉर्म 7 भर के वो शिकायत कर सकते थे। ये जो पूरी प्रक्रिया एसआईआर की चली, वो प्रक्रिया में इन्हीं का दावा है, चुनाव आयोग का ही दावा है कि वो हर घर गए हैं और एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार गए। ये चुनाव आयोग का दावा है और लिखित में उन्होंने इसको अपने 24 जून के ऑर्डर में उल्लेखित भी किया है। इतनी कयावत के बाद और इतनी मशक्कत के बाद, जहां 3 महीने पूरा जो विकास कार्य था इन जिलों का और पूरे बिहार का एक तरह से रोक दिया गया, क्योंकि सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी एसआईआर में व्यस्त थे। इतनी मेहनत के बाद भी अब ये जिलाधिकारी बोल रहे हैं कि इन्होंने एक भी जो कैटेगरी है नॉट एन इंडियन सिटीजन, क्योंकि एसआईआर में उन्होंने कैटेगरी दिया था नॉट एन इंडियन सिटीजन, उस नॉट एन इंडियन सिटीजन की कैटेगरी में एक भी व्यक्ति नहीं आया है। मैं यहाँ अररिया में रहता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ अररिया में नेपाल से कई महिलाएं ब्याह के आई हैं, ये सच है। और लेकिन नेपाल से आना जाना हमारा लगा रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो तराई का इलाका है, जिसको वहाँ नेपाल के लोग मधेसी कहते हैं, वो हिंदुस्तान के इस इलाके में उनकी शादियां हैं, आना जाना है, सब कुछ है। तो वहां की कुछ महिलाएं तो यहाँ पर हैं, और वो शायद वोट ना डालती हो, शायद उनका नाम ना आया हो, लेकिन वो यहाँ रहती हैं। तो ये बात जो है वो सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि इसके राजनीतिक मतलब हैं। और जब बिहार का चुनाव चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका राजनीतिक मतलब क्या है। ये जो इलाका है, सीमांचल का इलाका, जिसमें 4 जिले हैं, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद अच्छी खासी है। बिहार के करीब 1/4 अल्पसंख्यकों की आबादी इस इलाके में रहती है। तो वो जब ये बोलते हैं तो सिर्फ यहाँ की जनता के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो एक पूरे भारत देश में जो अपना नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि भारत में घुसपैठिए हैं, और कौन समुदाय से हैं घुसपैठिए, ये भी उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं। ये सब उस ऑडियंस के लिए है जिनको इन्होंने अभी तक पिछले 40-50 वर्षों से इन्होंने बता के रखा है कि भारत में सीमांचल इलाके में बहुत सारे घुसपैठिए हैं। शायद उन्हीं को फीड करने के लिए और इस असत्य को और एक तरह से बढ़ावा देने के लिए ये कह रहे हैं। मुझे तो इसके राजनीतिक ही मतलब समझ में आ रहे हैं। आंकड़े और तथ्य पर बात की जाए तो ये कहीं से भी मुझे सही नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर जो इनका नैरेटिव, आई मीन आप बिल्कुल सही आपने कहा कि 40-50 साल से, मैं करीब 40 साल से ज्यादा हो गया मुझे जर्नलिज्म में आए हुए, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जर्नलिज्म में आया उसके पहले से ही आरएसएस या उसके जो संगठन हैं, चाहे वो बीजेपी हो या विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के जितने संगठन उसके हैं, सभी चिल्लाते रहे, लगातार बोलते रहे, हर कॉन्फ्रेंस में, हर पर्चे में उनके हम लोगों ने देखा विदेशी घुसपैठ, विदेशी घुसपैठ, विदेशी घुसपैठ। दरअसल ये आर्टिकल जब छपते थे तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि विदेशी घुसपैठ क्या मामला है, लेकिन बाद में समझ में आने लगा कि ये क्या है। तो ये जो आपका कहना है कि ये न सिर्फ सीमांचल में, न सिर्फ बिहार में, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अपनी कमजोरियों के बजाय आप दूसरे पर थोप दें कि ये घुसपैठ के कारण सारी समस्या है। अगर सीमांचल में कोई समस्या है, बिहार में कोई समस्या है, तो ये घुसपैठ के कारण है। दिस इज ऑल दे वांट टू डू। तो आपको क्या लगता है कि जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो ये साफ कह रहा है कि साहब हमारे यहाँ तो कोई घुसपैठ आज की तारीख में नहीं है, कोई एक भी आदमी ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो इस चुनाव में उस इलाके में जब भाषण नेता दे रहा है, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको लोग क्या भरोसा करेंगे, आपको लगता है? एक बात इंटरेस्टिंग है, मैं पहले बता दूं फिर आपके सवाल पर आऊंगा। आसाम का जो आसाम में बाहरी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद बिहार में 80 के दशक में आपको आश्चर्य होगा कि किस संगठन ने इस बात को आगे बढ़ाया था। वो संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और उस समय के अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष या सचिव रहे होंगे, यानी एक तरह से टॉप मोस्ट पोस्ट पे
सुशील कुमार मोदी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, जी, देहांत हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लीडरान में से रहे हैं बहुत वर्षों तक। राइट, राइट, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मुद्दे को बहुत तूल दिया, और उनका कहना था कि किशनगंज में, और उन्होंने खासकर एक समुदाय को टारगेट किया था जो बंगला बोलते हैं, कि यहाँ पर समुदाय है जो जिसको हम लोग मलदैया भी कहते हैं, भाटिया कहते हैं लोग। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर कभी आएंगे तो बातचीत करेंगे कि यहाँ कितना इंटरेस्टिंग समुदायों का मिक्स है यहाँ पे। उन जी, लोगों के प्रति दुराग्रह भाव फैलाने के लिए, और वो थोड़ा फैलाना आसान था क्योंकि बिहार में वो बंगाली बोलते थे, और ओके, आप आए होंगे कटिहार पूर्णिया इलाका, यहाँ पे बंगाली बोलने वाली एक बड़ी जनसंख्या है। अ, तो इसका सहारा लेते हुए, एक तरह से कह लीजिए कि कोई अगर बंगला सुने बिहार में तो वो खटक जाएगा कि हाँ, यहाँ बंगाली कहाँ से आए। तो इस तरह जी, की बातों का वो सहारा लेते हुए एबीवीपी ने 1980 के दशक में इस मुद्दे को तूल पकड़ा। ऐसा तूल पकड़ा कि पूर्णिया के जिलाधिकारी ने एक नोटिस भी जारी कर दिया 500 लोगों को करीब, कि हुँ, आप बाहरी हैं। उस समय भी कुछ सच नहीं निकला। सच मतलब कुछ इस बात में दम हुँ, नहीं निकला। हुँ, हुँ, उस समय की बात मैं कह रहा हूँ। हुँ, तो हुँ। इस मामले को हमेशा से गरमाया जाता रहा है। और वही चीज़ मैं अभी भी देख रहा हूँ। आपने क्या एक सवाल पूछा था, वो मैं मिस हाँ, कर मेरा गया। यही सवाल था कि क्या जब ये बात कही जा रही है, जी, डीएम और एसपी तमाम बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, साहब हमारे यहाँ कुछ निकला नहीं एसआईआर में। फिर भी जी, अगर देश के 2 बड़े नेता बार-बार कह रहे हैं या 3 बड़े या 4 बड़े जो आता है बीजेपी का यही कहता है कि यहाँ पर हैं, जी। तो वहाँ की जनता के बीच जो भाषण किया जा रहा है, क्या वहाँ की जनता ये भरोसा कर पाएगी? यहाँ एसआईआर मुद्दा नहीं रहा, घुसपैठिया मुद्दा ये बनाया जा रहा है। देखिए, इस तरह के जो विभाजनकारी मुद्दे होते हैं दुनिया भर में, अब एक बहुत क्रूड जो हमारा इतिहास है, पूरी दुनिया का इतिहास है, ज्यूज के खिलाफ कैसे भड़का दिया गया जर्मनी में, एक सोचने वाली बात है। या अभी हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि एक बहुत बड़े तबके को स्लेव बनाया गया, उनको इंफीरियर रेस कहा गया, और ये आज जिसके लोकतंत्र की जिसमें जिसके लिए वाहवाही होती है पूरी दुनिया में, और ज़ोहरान ममदानी वहां से न्यूयॉर्क में जीत के आते हैं, उसी देश में या हाल के वर्षों तक, मैंने बहुत 500 साल पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, 200 साल पहले तक, या इस 20वीं सदी में भी नस्ल भेद एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हुँ, तो ये इस तरह के विभाजनकारी मुद्दे जनता के बीच में परोसे जाते हैं, और उसमें फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई जाती है। जैसे अंग्रेजों ने हमें बांटा था, तो उसका कोई बेसिस था क्या? ये कोई सोचता है कि क्यों हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं? क्या-क्या चीजें अंग्रेजों ने की ताकि हिंदू मुसलमान में फूट हो? क्या-क्या राजनीतिक पैंतरे उन्होंने अपनाए? ये सब जनता उतनी बारीकी से सोच नहीं पाती है, क्योंकि एक दूसरे समुदाय के प्रति दुराग्रह पैदा करना मुझे लगता है कि एक हद तक आसान है पूरी दुनिया में। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं दुनिया में, मैं आपको बताऊं, जो मनोवैज्ञानिकों ने किया है कि एक क्लास में भी अगर वो बांटने की कोशिश करते हैं किसी बिंदु पर, तो उन्होंने साबित किया है कि एक क्लास जहां पर एक तरह के ही बच्चे जाते हैं, वहां किसी भी बिंदु पे, कि नाक लंबी हो या छोटी हो, धीरे धीरे करके एक क्लास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, और उनके बीच में लड़ाइयां लगवाई जा सकती है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो पूरी बात है, जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है, ये वही बात है कि आप कोई मुद्दा पकड़ते हैं जिसके प्रति लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं होता है, क्योंकि एक मैक्रो डेटा है ना, कि हाँ, बिहार में घुसपैठिए हैं, मैंने नहीं देखा लेकिन हैं, आपने नहीं देखा लेकिन हैं। एसआईआर में पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी एक भी घुसपैठियों को खोज नहीं पाई, लेकिन है। अब इसका क्या किया जा सकता है? तो ये तो एक विभाजनकारी ही पॉलिटिक्स है। लेकिन अच्छी बात ये है उर्मिलेश जी, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बात चल नहीं रही, चल नहीं और रही। यहाँ पर इस बार सांप्रदायिकता भी चल नहीं रहा है। तो लोगों के बीच में वो मुद्दा रहा नहीं, कि लोगों को पता है
अब अखबारों के माध्यम से संजीव के झा को पढ़े होंगे लोग, यहाँ भी लोग बड़े उत्सुकता से देख रहे थे एसआईआर की लिस्ट को। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको डिलीट लिस्ट जो है छापना पड़ा था, ग्राम सभा में, पंचायत भवन में उन्होंने छापना पड़ा था। तो लोगों ने देखा है और वो जानते हैं कि भाई उनके बीच में अगर हम पंचायत में रह रहे हैं या मैं अररिया के एक मोहल्ला में रहता हूँ तो मुझे मालूम है, और गांव में तो खासकर लोगों को मालूम रहता है कौन बाहरी है कौन नहीं। तो बांग्लादेश से कोई या कोई म्यांमार से या किसी और देश से कोई आके बस जाए और मुझे और हमें समाज को मालूम ना चले, ये तो एक मूर्खता वाली बात है। गांव में जो भी रहते हैं, आप गांव में घुसिएगा तो आपको किसी परिवार का नाम पूछने ही पर बता दिया जाएगा कि उस टोले में चले जाइए। आप पत्रकार हैं, आप तो कई बार ऐसे पूछताछ में जाते होंगे कि उनके घर जाना है, और गांव के बाहर से ही आपको पता चल जाता होगा कि उस टोला में चले जाइए। तो ऐसे समाज में जहां हम लोग एक दूसरे से इतने परिचित हैं, घुसपैठिए कहाँ से आएंगे, और जो चिन्हित नहीं हो पाएंगे, अगर वो हैं तो वो चिन्हित हो जाएंगे। और ये बहुत आसान है, इसके लिए एसआईआर की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, ग्राम पंच, ये तमाम तरह के जो सरकार के अंदर ही मशीनरी है, वही सरकार को फीडबैक दे सकती है। और इनके पास तो आईबी है। हम जब भी यहाँ पर आयोजन करते हैं तो आईबी हमारे आयोजन में रहती है, चाहे छोटी बड़े कोई भी आयोजन हो, बड़े बड़े आयोजन हो, छोटे आयोजन हो, आईबी के अफसर यहाँ रहते हैं। और सीमांचल इलाके में बड़े पैमाने पर आईबी अफसरों की तैनाती हुई। तो ये समझ से परे है कि जनता जिस बात को मान भी नहीं रही है, उस बात को मोदी जी और अमित शाह जी, जो देश के बड़े राजनेता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत देश के जो इतना विशाल गणतंत्र है, उसके इतने जिम्मेदार पद पे व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है। मुझे लगता है कि इनका ऑडियंस सिर्फ यहाँ के लोग नहीं है, इनका ऑडियंस ग्लोबल है। इनका जो जो अमेरिका में जो बातें चल रही हैं कि इमिग्रेंट्स को भगाओ, वहां के जो लोग इससे सहमत है, इस तरह की राजनीति के, जो भारतीय वहां पर बैसे हुए हैं, उनको भी उनको संदेश देना है कि मोदी सरकार जो है वो बाहरी बाहरी को भगा रही है, बांग्लादेशियों को भगा रही है, अन्य लोगों को भगा रही है जो घुसपैठी है। तो ये पूरी तरह से एक राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति है। इसलिए मैं विभाजनकारी बोल रहा हूं कि वो सीमांचल को टारगेट कर रहे हैं और यहां आके सबसे ज्यादा ये बात बोल रहे हैं, और इसका इतिहास भी रहा है। अगर पहली बार ये बात बोले होते तो बात होती। आप 40-50 साल से एक ही बात रटे जा रहे हैं और आप एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बड़े पैमाने पर। धन्यवाद। आई थिंक आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत कन्विंसिंग ढंग से, फैक्ट्स के साथ अपनी बात कही है। और दोस्तों, आज की इस चर्चा में आज बस इतना ही। लेकिन आप इस पर जरूर सोचिए कि हमारे देश के नेता जो हमारे बीच बड़ी समस्याएं मौजूद हैं, बड़े जो मसले मौजूद हैं, बिल्कुल दिखाई देने वाले, भयानक रूप में दिखाई दे रहे हैं वे, चाहे वो बेरोजगारी के मसले हों, महंगाई का मसला हो, या शिक्षा का अभाव हो, या अस्पतालों का अभाव हो, ये सारे मसले बिल्कुल साफ साफ ज्वलंत दिखने वाले मसले हैं। लेकिन इनके बारे में बात ना कर, जो चीज गायब है, जो चीज दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल अदृश्य है, तो ऐसा अदृश्य मसला खोज ले रहे हैं हमारे नेता। तो एक अदृश्य अदृश्य शत्रु आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो शत्रु है नहीं। तो ये राजनीति, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं और इसका क्या जवाब है? मुझे लगता है कि बेहतर है कि देश की जनता, बिहार की जनता, समाज के लोग वे ही तय करें कि सच क्या है और क्या झूठ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम समापन करते हैं अपनी चर्चा का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। धन्यवाद।